किसी कविता या किसी लेख को हम्म। क्या चीज है जो उसे यादगार बना देती है? हम्म। मतलब सिर्फ शब्द या फिर उनके पीछे का कोई गहरा मतलब? हम्म। अक्सर होता है ना, हम कोई पंक्ति पढ़ते हैं या सुनते हैं हाँ। और वो बस दिमाग में अटक जाती है। हाँ। और इस जादू के पीछे की जो तकनीक है ना, उसे हमारे काव्य शास्त्र में एक बहुत ही खूबसूरत नाम दिया गया है। क्या? अलंकार। अलंकार। यानी आभूषण। बिल्कुल। तो आज हमारे पास कुछ हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं जो इसी विषय पर है और हमारा मिशन है इन नोट्स की मदद से हिंदी काव्य के इन आभूषणों की गुत्थी को सुलझाना। हाँ, ये समझना कि कवि कैसे सिर्फ शब्दों और उनके अर्थों से खेलकर हमारी भावनाओं को छू जाते हैं। तो चलिए पता लगाते हैं कि भाषा को इतना खूबसूरत और इतना असरदार कैसे बनाया जाता है। तो शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी परिभाषा से। जैसे नोट्स में भी लिखा है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। इसे ऐसे समझिए कि जैसे सही गहने किसी की खूबसूरती निखार देते हैं, वैसे ही सही अलंकार वो भाषा को और जानदार बना देते हैं। अच्छा। और नोट्स इन्हें दो मुख्य हिस्सों में बांटते हैं। पहला, जहां सारा कमाल शब्दों का है, वो है शब्दालंकार। शब्दालंकार। और दूसरा, जहां पूरा खेल शब्दों के मतलब का है, वो है अर्थालंकार। ठीक है, तो पहले शब्दों के खेल को समझते हैं। शब्दालंकार मतलब यहाँ शब्द ही हीरो है। अगर उसकी जगह कोई और शब्द रख दिया, भले ही मतलब वही हो, तो सारा असर खत्म। ऐसे ही है ना? एकदम सही कहा। यहाँ ध्वनि, लय और शब्दों का जो क्रम है, वही सब कुछ है। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है अनुप्रास अलंकार। हम सबने बचपन में सुना है। हाँ हाँ, चारू चंद्र की चंचल किरणें। बिल्कुल, खेल रही हैं जल थल में। यहाँ च वर्ण का जो बार बार आना है, वो एक संगीत सा पैदा कर रहा है। बस यही अनुप्रास है। ये तो काफी सीधा साधा रखता है, लेकिन मुझे लगता है बात इतनी सीधी होगी नहीं। इन नोट्स में तो अनुप्रास के भी कई भेदों का जिक्र है। और यहीं पर आकर बात दिलचस्प हो जाती है। इन भेदों को देखकर एक बात साफ होती है कि हमारे कवियों के लिए कविता सिर्फ लिखने की चीज नहीं थी। अच्छा। वो सुनाने और महसूस कराने की चीज थी। वो ध्वनि के साथ इतने गहरे स्तर पर खेल रहे थे कि सिर्फ अक्षर का बार बार आना ही काफी नहीं था। मतलब ये कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि एक सोचा समझा डिजाइन था। हाँ बिल्कुल। जैसे एक भेद है लाटा अनुप्रास। इसमें कवि एक कदम और आगे जाता है। वो सिर्फ एक अक्षर नहीं, बल्कि पूरा का पूरा शब्द या वाक्य दोहराता है। पूरा वाक्य? हाँ। और मजे की बात यह है कि शब्द का अर्थ भी नहीं बदलता, पर पूरी बात का मतलब बदल जाता है। जैसे ये पंक्ति सुनिए। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अरे वाह! यहाँ क्यों धन संचय दोनों बार आया है और दोनों बार उसका मतलब है पैसा क्यों इकट्ठा करें। पर पहली लाइन में भाव है कि अगर बेटा लायक है तो जरूरत नहीं, वो खुद कमा लेगा। हाँ। और दूसरी में है कि अगर नालायक है तो कोई फायदा नहीं, वो सब उड़ा देगा। शब्द वही, अर्थ वही, पर सोच पूरी पलट गई। यही तो इसका कमाल है। इससे पता चलता है कि कविता का असली मजा उसे परफॉर्म करने में था, सही ठहराव और भाव के साथ सुनाने में। हमारी जो तुकबंदी है ना, राइमिंग। हाँ राइमिंग, वो भी अनुप्रास का ही एक रूप है, जिसे अंत्यानुप्रास कहते हैं। कहत, नटत, रिझत, खिजत, ये सब ध्वनि का ही तो खेल है। तो अनुप्रास में एक ही अक्षर बार बार आकर एक संगीत बनाता है, लेकिन क्या हो अगर एक ही शब्द बार बार आए पर हर बार एक नया मतलब लेकर आए? बहुत अच्छा सवाल है। और यहीं से यमक अलंकार का जादू शुरू होता है। इसमें एक ही शब्द एक से ज्यादा बार आता है और हर बार उसका अर्थ बिल्कुल अलग होता है। जैसे? इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है काली घटा का घमंड घटा। हाँ हाँ, तो यहाँ पहली घटा मतलब बादल और दूसरी घटा मतलब कम हो जाना। बिल्कुल, शब्द एक लेकिन मतलब दो। एक और उदाहरण जो मुझे याद आ रहा है वो है कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। यहाँ भी तो यही हो रहा है। एकदम। यहाँ एक कनक का मतलब है सोना और दूसरे कनक का मतलब है धतूरा। कवि कह रहे हैं कि सोने में धतूरे से भी 100 गुना ज्यादा नशा होता है। अच्छा। एक को पाकर इंसान बौरा जाता है और दूसरे को खाकर। यहीं पे यमक और लाटानुप्रास का फर्क भी साफ हो जाता है। लाटानुप्रास में अर्थ नहीं बदलता, सिर्फ भाव बदलता है। यमक में तो अर्थ ही पूरी तरह बदल जाता है। ये तो शब्दों से की जाने वाली बाजीगरी है। पर क्या ऐसा भी होता है कि शब्द एक ही बार आए पर उसके मतलब कई हो? हाँ, और उसे कहते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष का मतलब ही है चिपका हुआ। चिपका हुआ यानी एक ही शब्द से कई अर्थ चिपके होते हैं।
इसका सबसे शानदार उदाहरण है रहीम का दोहा। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ दूसरी पंक्ति में पानी शब्द सिर्फ एक बार आया है। सही पकड़ा, लेकिन वो एक पानी शब्द 3 अलग-अलग चीजों के लिए 3 अलग-अलग मतलब दे रहा है। मोती के लिए पानी का मतलब है उसकी चमक, मनुष्य के लिए पानी का मतलब है उसकी इज्जत, और चूने के लिए? और चूने के लिए पानी का मतलब है जल। सोचिए, एक शब्द और 3 अलग-अलग दुनियाएं, यही श्लेष की ताकत है। तो हमने देखा कि शब्दालंकार में कवि कैसे ध्वनि और शब्दों के दोहराव से हमारे कानों को मोहित करते हैं। पर मुझे लगता है असली जादू तो तब शुरू होता होगा जब वो शब्दों को छोड़कर उनके अर्थों से खेलना शुरू करते होंगे। बिल्कुल सही जगह पहुंची आप। अब हम कविता के दिमाग में उतर रहे हैं, अर्थालंकार की दुनिया में। यहाँ अगर आप शब्द बदलकर उसका पर्यायवाची भी रख दें तो भी अलंकार बना रहेगा, क्योंकि यहाँ सुंदरता अर्थ में है, शब्द में नहीं। और अर्थालंकार को समझने के लिए इन नोट्स में 4 बड़े मजेदार शब्द दिए हैं: उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। ये सुनने में भारी लगते हैं पर वो हैं बहुत सरल। ये समझ लीजिए कि अर्थालंकार की रेसिपी के 4 मुख्य तत्व हैं। उपमेय वो है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है। उपमान वो प्रसिद्ध चीज है जिससे हम उसकी तुलना कर रहे हैं। ओके। वाचक शब्द वो गोंद है जो दोनों को जोड़ता है, जैसे जैसा, समान, सा। और साधारण धर्म वो खूबी है जो दोनों में एक जैसी है, कॉमन है। अच्छा, जैसे अगर मैं कहूँ उसकी आवाज कोयल जैसी मीठी है, तो यहाँ आवाज उपमेय है, हाँ। कोयल उपमान है, जैसी वाचक शब्द है और मीठी साधारण धर्म। सही समझा मैंने? एकदम परफेक्ट। और अगर किसी पंक्ति में ये चारों चीजें मौजूद हों तो उसे कहते हैं उपमालंकार। उपमा ये तुलना का सबसे सीधा और सरल तरीका है। पीपर पात सरेस मन डोला, यानी मन पीपल के पत्ते के समान डोला, साफ सुथरी तुलना। तो उपमा में हम कहते हैं एक चीज दूसरी जैसी है। पर क्या कभी कवि इससे भी एक कदम आगे जाते हैं, जहां वो ये जैसा शब्द ही हटा दें और सीधे कहें कि एक चीज दूसरी ही है? बिल्कुल। और जब वो ऐसा करते हैं तो वो बन जाता है रूपक अलंकार। रूपक में तुलना का पर्दा हटा दिया जाता है, उपमेय और उपमान को एक कर दिया जाता है। मतलब कोई तुलना नहीं, सीधा विलय। हाँ, भेद रहित आरोप। ये नहीं कहा जाता कि मुख चांद जैसा है, बल्कि कहा जाता है मुख चंद्र। इसका सबसे सुंदर उदाहरण है चरण कमल बंदो हरि राय। अच्छा। यहाँ कवि ने ये नहीं कहा कि भगवान के चरण कमल जैसे हैं, उन्होंने चरणों को ही कमल मान लिया है, दोनों को एक बना दिया। तो हमारे पास जैसा है यानी उपमा और वही है यानी रूपक हो गए। क्या इन दोनों के बीच की भी कोई स्थिति है, जैसे मानो वही हो, एक कल्पना जैसी? क्या बात है, आपने तो अगला अलंकार खुद ही खोज निकाला। सच में? हाँ, इसे ही उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। यहाँ ना तो सीधी तुलना है, न ही सीधा आरोप। यहाँ एक संभावना है, एक कल्पना है। अच्छा। मानो, जानो, मनहु जैसे शब्दों से इसे पहचाना जा सकता है। उदाहरण के लिए, उसका मुख मानो चंद्रमा है। यहाँ ना तो मुख को चंद्रमा जैसा कहा जा रहा है, न ही मुख को चंद्रमा बताया जा रहा है। बस एक कल्पना की जा रही है कि मानो वो चंद्रमा हो। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, ये तीनों एक ही विचार के 3 अलग-अलग स्तर हैं। लेकिन नोट्स में कुछ और भी अलंकार हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए लगते हैं, जैसे अतिशयोक्ति। हाँ, ये तो हम सब दिन में कई बार इस्तेमाल करते हैं। वही तो। अतिशयोक्ति का मतलब है किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहना। जब हम कहते हैं मैं तुम्हें 1000 बार फोन कर चुका हूँ, या भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे हैं। हाँ, वो भी तो अतिशयोक्ति ही है। कविता में इसका एक क्लासिक उदाहरण है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। मतलब पूंछ में आग लगने से पहले ही सारी लंका जल गई। हाँ, अब यह असंभव है, पर कवि ने अपनी बात का असर पैदा करने के लिए कल्पना को इस हद तक खींच दिया है। और एक और है जिसका हम बहुत इस्तेमाल करते हैं, शायद बिना जाने हुए, मानवीकरण। जब हम बेजान चीजों से इंसानों की तरह बात करते हैं। बिल्कुल, पर्सोनिफिकेशन। जब हम कहते हैं आज बादल बहुत गुस्से में हैं या फूल मुस्कुरा रहे हैं, तो हम प्रकृति को मानवीय गुण दे रहे होते हैं। कवि भी यही करते हैं, जैसे मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। अब बादल को इंसान तो है नहीं जो सत संवर कराए, लेकिन कवि की इस कल्पना से
पूरा दृश्य जिंदा हो उठता है। नोट्स में एक और अलंकार है जो बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, विरोधाभास। नाम से लगता है कि कोई उल्टी बात कही जा रही है। हाँ, ऊपरी तौर पर ऐसा ही लगता है, पर असल में वहां कोई विरोध नहीं होता, सिर्फ विरोध का आभास होता है। जैसे जैसे जब से है आंख लगी, तब से ना आंख लगी। ये क्या बात हुई, आंख लगी भी और नहीं भी लगी? लगता है ना उल्टा, लेकिन इसका गहरा मतलब है कि जब से प्रेम हुआ है यानी आंख लगी है, तब से नींद नहीं आई है यानी आंख नहीं लगी। तो देखिए, विरोध सिर्फ शब्दों में था, अर्थ में नहीं। समझ गई। ये तो दिमाग को घुमा देने वाला है। और ऐसा ही एक और अलंकार है, भ्रांतिमान। हाँ, भ्रांतिमान में हमें भ्रम हो जाता है जब दो चीजों में इतनी समानता हो कि हम एक को गलती से दूसरी समझ बैठें। अच्छा। जैसे ओस बिंदु चुग रही हंसिनी, मोती उनको जान। सुबह सुबह घास पर पड़ी ओस की बूंदें सूरज की रोशनी में मोतियों जैसी चमकती हैं और हंसिनी को भ्रम हो जाता है कि वो सच में मोती हैं और वो उन्हें चुगने लगती है। बिल्कुल, उसे भ्रम हो गया है। क्या कमाल की दुनिया है ये। तो आज की हमारी इस चर्चा से एक बात तो साफ हो गई, अलंकार सिर्फ व्याकरण के नियम नहीं है, ये वो औजार हैं जिनसे लेखक और कवि भाषा को एक नया आयाम देते हैं। सही कहा, कभी ध्वनि से खेलकर हमारे कानों में संगीत घोलते हैं, तो कभी अर्थ की गहराइयों में उतार कर हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। बिल्कुल। ये हमें सिखाते हैं कि भाषा कितनी लचीली और कितनी शक्तिशाली हो सकती है। ये सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं, बल्कि अपने आप में एक कला है। हम्म। इन अलंकारों को समझना हमें किसी भी कविता या लेख की ऊपरी सतह के नीचे झांकने और उसकी असली खूबसूरती की सराहना करने की एक नई नजर देता है। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है। हमने देखा कि सदियों से कवि इन अलंकारों का इस्तेमाल अपनी बात को प्रभावी बनाने के लिए करते आ रहे हैं। क्या आज की डिजिटल दुनिया में, जहां हम इमोजी और मीम के जरिए अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं, अच्छा, इन्हें भी एक नए जमाने का अलंकार माना जा सकता है? क्या ये भी कम शब्दों में गहरा अर्थ बताने या किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहने का काम नहीं कर रहे? इस पर सोचिएगा जरूर।